नमस्कार दोस्तों, यू करवट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशित त्यागी। खबरों के पोस्टमार्टम में सबसे पहले मैं गाज़ियाबाद का ही जिक्र करना चाहता हूँ। दरअसल आज गाज़ियाबाद नगर निगम की बोर्ड बैठक थी। सुबह 11 बजे शुरू हुई इस बोर्ड बैठक में शाम तक कई रंग दिखाई दिए। पहले कुछ व्यापारी वहाँ मिलने पहुँचे, जो नगर निगम की संपत्ति है, दुकानें हैं, उनका किराया बढ़ाने की बात जो चल रही है उसके विरोध में, लेकिन बोर्ड बैठक होने के कारण उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। आज कुछ पार्षदों ने पुलिस द्वारा तलाशी ले जाने का विरोध भी किया, जिनमें कार्यकारिणी उपाध्यक्ष राजीव शर्मा भी शामिल थे। पुलिस ने एहतियातन नगर निगम परिसर में किसी पार्षद के वाहन को एंट्री नहीं दी। महापौर सुनीता दयाल ने नगर निगम के 40 कम्युनिटी सेंटर में से 20 कम्युनिटी सेंटर को प्राइवेट हाथों में देने का प्रस्ताव रखा, जिस पर हंगामा हुआ। पार्षदों ने विरोध जताया। इसके अलावा पार्षद सचिन डागर और मेयर के बीच कहासुनी भी हुई। सचिन डागर ने अपने वार्ड में नगर निगम की भूमि का मामला उठाया था। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि गाज़ियाबाद नगर निगम ने गाज़ियाबाद शहर का नाम बदलने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है, स्वीकृति दे दी है, मोहर लगा दी है। नगर निगम अब ये प्रस्ताव शासन को भेजेगा और शासन की मंजूरी अगर मिल गई तो गाज़ियाबाद का नाम या तो गजनगर होगा या हरनंदी नगर होगा। गाज़ियाबाद के लोगों ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप की यात्रा के बाद इस द्वीप के बारे में जानना हर कोई चाहता है। लोगों की इस द्वीप में अचानक से बहुत दिलचस्पी बढ़ गई है। लक्षद्वीप टूरिज्म के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। लोग इसे एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर देख रहे हैं। कई मशहूर हस्तियों ने सोशल मीडिया हैंडल पर लक्षद्वीप को पर्यटन का नया हॉटस्पॉट बता दिया है। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो लक्षद्वीप का इतिहास, इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। आज़ादी के 9 साल बाद, यानी कि भारत जब आज़ाद हुआ उसके 9 साल बाद वर्ष 1956 में ये केंद्र शासित प्रदेश बना और 26 साल बाद यानी कि वर्ष 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया था। यहाँ 68,000 की आबादी रहती है। लक्षद्वीप को केरल के कोच्चि से करीब 440 किलोमीटर दूर है। ये एक छोटे छोटे 30 से ज़्यादा द्वीपों का समूह है। ये एक मुस्लिम बहुल राज्य है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप की कुल आबादी 64,473 थी, जिसमें पुरुषों की संख्या 33,123 और महिलाओं की संख्या 31,350 बताई गई थी। लक्षद्वीप में 96.58% आबादी मुस्लिम है। 2.77% यहाँ हिंदू रहते हैं। लक्षद्वीप में ईसाई धर्म के 0.49%, जैन धर्म के 0.02%, बौद्ध धर्म के 0.02%, सिख धर्म के 0.01% लोग उस वक्त की जनगणना के अनुसार रह रहे थे। यहाँ पुरुष और महिलाओं के बीच जो लिंग अनुपात है वो 946 है। साक्षरता दर 91.85% है। कुल जनसंख्या के 78.7% लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं और 21.93% ग्रामीण आबादी है। इस लक्षद्वीप का जो क्षेत्रफल है वो करीब 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप में कवाराटी, अगाट्टी, अमानी, कदामत, किलातन, चेतलाट, बिट्रा, अनादोह, कल्पनी और मिनिकॉय ये मुख्य द्वीप हैं। बिट्रा में सिर्फ 127 लोग रहते हैं और बंगाराम द्वीप की जो आबादी है वो केवल 61 लोगों की है। यहाँ की मुख्य भाषा मलयालम है। सिर्फ मिनिकॉय में लोग मलय भाषा बोलते हैं, जिसकी लिपि धिवेही है। अंग्रेजी और जेसरी भी बोली जाती है। लक्षद्वीप में लोगों की जो कमाई का साधन है, व्यापार है, वो मछली पकड़ना है, नारियल की खेती करना है। लक्षद्वीप में पिछले कुछ समय से पर्यटन काफ़ी तेजी से बढ़ा है। देशी विदेशी पर्यटकों की वहाँ पर रुचि बढ़ रही है। पिछले साल लक्षद्वीप में जो पर्यटक पहुंचे थे उनकी संख्या करीब 25,000 बताई गई थी।
अगाट्टी में एक हवाई पट्टी है। कोच्चि से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। अगाट्टी से कवरावट्टी और कदमत के लिए बोट मिलती है, यानी कि आप वहाँ तक केवल नाव के सहारे जा सकते हैं। अगाट्टी से कवारावट्टी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है। कोच्चि से अगाट्टी की फ्लाइट करीब 1.5 घंटे की है। कोच्चि से लक्षद्वीप जहाज के जरिए 14 से 18 घंटे में पहुंचा जा सकता है। यह भी माना जाता है कि लक्षद्वीप का प्रारंभिक इतिहास अलिखित है, इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन जो बताया जाता है वो अलग अलग कहानियों के अनुसार है। स्थानीय परंपराएं इन द्वीपों पर अपनी बसावट का श्रेय केरल के अंतिम राजा चेरामन पेरुमल को देते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुछ अरब व्यापारियों के कहने पर यहाँ के राजा चेरामन पेरुमल ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। उसके बाद वो अपनी राजधानी कैंगनौर, वर्तमान में कुंडुगुलर से निकलकर मक्का चले गए। ऐसा माना जाता है कि राजा की नाव भयंकर तूफान में फंस गई थी। वो उस द्वीप पर नष्ट हो गई, जिसे अब बंगाराम के नाम से जाना जाता है। जब उनके लापता होने की जानकारी हुई तो उनकी खोज में सैनिकों के कई दल नावों में निकले, लेकिन मौसम की मार, कुछ प्रकृति की व्यवस्थाओं के देखते हुए वो अमिनी द्वीप में रुक गए, वहीं बस गए। पहले अमिनी, कवरावत्ती, एंड्रोट, कल्पनी, ये द्वीप जो है छोटी छोटी बस्तियों में बसे। उसके बाद इन द्वीपों से लोग अगत्ती, किल्टॉन, चेतलाट और कदमत के अन्य द्वीपों पर चले गए। लेकिन चेरामन पेरुमल राजा की ये जो कहानी है, इसका कोई प्रमाण किसी के पास नहीं है। लक्षद्वीप से दक्षिण के राजा टीपू सुल्तान का भी कनेक्शन बताया जाता है। दरअसल भारत में पुर्तगालियों के आगमन ने नाविकों के लिए लेगवाइस को एक महत्वपूर्ण स्थान बना दिया था। यहाँ से द्वीपों पर लूटपाट शुरू हुई। पुर्तगालियों ने द्वीप पे आने वाले जहाज़ों को लूटना शुरू कर दिया। ऐसा माना जाता है कि सभी लोगों ने आक्रमणकारियों को जहर देकर मार दिया, जिससे पुर्तगाली आक्रमण खत्म हो गया। संपूर्ण द्वीपों के इस्लाम में परिवर्तित होने के बाद कुछ वर्षों तक जो यहाँ के राजा रहे वो हिंदू राजा थे, चिरक्कल। 16वीं शताब्दी के मध्य में द्वीप का प्रशासन चिरक्कल के हाथों से कन्नौर के अरक्कल के मुस्लिम राजाओं के पास चला गया। अरक्कल शासन दमनकारी था, लोग परेशान थे, इसीलिए वर्ष 1783 में किसी समय अमीनी के कुछ लोग साहस करके मैंगलोर में टीपू सुल्तान के पास गए और उनसे अमीनी द्वीप समूह का प्रशासन अपने हाथ में लेने का अनुरोध भी किया। उस समय टीपू सुल्तान अरक्कल की बीवी के साथ मित्रवत शर्तों पर काम कर रहे थे। विचार विमर्श करने के बाद अमीनी समूह के द्वीप उन्हें सौंप दिए गए। इस तरह इन द्वीपों पर ये जो द्वीप थे ये बट गए। 5 द्वीप टीपू सुल्तान के शासन में थे और बाकी अरक्कल घराने के में थे। ये लक्षद्वीप की पूरी कहानी मैंने आपको बताई है। गोवा में 4 साल के एक बच्चे की हत्या हुई और ये पूरे भारत के सभी प्रमुख समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया में सुर्खी बन गई। दरअसल ये कहानी सूचना सेठ नाम की महिला की है। सूचना सेठ आप नेट पर डालेंगे, गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि कामयाबी की जिस बुलंदी को इस महिला ने छुआ है उसके लोग चर्चा करते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी की सीईओ हैं, लेकिन फिलहाल इनका जो नाम चर्चा में है वो इनकी सफलता नहीं, इनके द्वारा किए गए अपराध से है। सूचना सेठ की शादी वर्ष 2010 में हुई थी। 2019 में उनको बेटा पैदा हुआ। 2020 में पति और पत्नी के बीच झगड़ा हुआ। मामला इतना बढ़ा कि कोर्ट पहुंच गया। दोनों के बीच तलाक हो गया। कोर्ट ने आदेश दिया कि पिता अपने बच्चे से हर रविवार को मिल सकता है, लेकिन सूचना सेठ को यह बात पसंद नहीं आई। वो नहीं चाहती थी कि उसका पूर्व पति उसके बेटे से मिले। इसके लिए उसने एक बहुत गंभीर योजना बनाई, एक अपराध दिमाग में रच लिया। वो अपने बेटे को घुमाने के लिए गोवा लेकर आई। यहाँ कैंडोलिम इलाके में उसने एक होटल बुक किया। फिर एक रात उसने अपने 4 साल के मासूम बेटे की धारदार हथियार से हत्या कर दी।
बेटे के शव को सूचना सेठ ने अपने बैग में डाला। होटल के कमरे को साफ किया ताकि किसी को शक ना हो। इसके बाद वो होटल से चेकआउट करने के लिए चली गई। होटल के स्टाफ ने उसके बेटे के बारे में पूछताछ की तो उसने कह दिया कि वो अपने बेटे को पहले ही भेज चुकी है, अब वो जा रही है। होटल वालों को शक हो गया, लेकिन तब तक टैक्सी आ गई थी। उस टैक्सी में बैठकर सूचना सेठ चली गई। होटल के स्टाफ ने कमरे को जाकर देखा तो कमरे को साफ किया गया था, लेकिन खून के धब्बे वहाँ हो रहे अपराध की कहानी खुद कह रहे थे। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने कैब ड्राइवर को सूचना दी कि वो बिना सूचना सेठ को कोई जानकारी दिए सीधे गाड़ी को निकट के थाने में ले जाए। पुलिस ने सूचना सेठ को हिरासत में ले लिया। इसके बाद उसने जो कहानी सुनाई हत्या की, अपने ही बेटे 4 साल के मासूम बेटे की हत्या की सच्चाई उसने बताई। उसको सुनकर पुलिस भी हैरान हुई। उसने कहा कि वो नहीं चाहती थी कि उसका पूर्व पति उसके बेटे से मिले, इसीलिए उसने उसको मार डालने का फैसला किया और इतना बड़ा अपराध कर डाला। आज ये घटना पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बन गई। पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त रहे अजय बिसारिया ने एक किताब लिखी है। किताब का नाम एंगर मैनेजमेंट द ट्रबल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान है। ये किताब अब चर्चा में है। दरअसल अजय बिसारिया ने इसमें भारत के बालाकोट हमलों के बाद की कूटनीतिक स्थिति को लेकर कुछ बातें लिखी हैं, कुछ खुलासे किए हैं। सबसे पहले उन्होंने किताब के शीर्षक के बारे में जो कहा है वो कहा है कि चंचल शीर्षक है। भारत पाकिस्तान पर वो कहते हैं कि इन दोनों देशों के रिश्ते में गुस्सा एक महत्वपूर्ण मूल भाव है। पिछले 76 वर्षों में विभाजन, युद्ध, आतंकवाद पर गुस्सा भारत में रहा है। इसके लिए रिश्तों में वास्तविक, उचित, अनुचित और बहुत गुस्सा है। अजय बिसारिया लिखते हैं कि नीति के संदर्भ में प्रबंधन के आसपास बहुत बातचीत हुई। इसको लेकर तर्क यह है कि आप इस मुद्दे को स्थायी रूप से शांति से हल कर ही नहीं सकते, लेकिन आप इसे कूटनीतिक और अन्य माध्यमों से कुछ समय के लिए रोक जरूर सकते हैं। वो कहते हैं कि पूरा विचार इन दो विचारों को एक साथ रखने का है और इसलिए इसे एंगर मैनेजमेंट कहा गया है। अजय बताते हैं अपनी किताब में कि बालाकोट हमले के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा पीएम मोदी को फोन करने पर पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त ने कहा, पुलवामा के बाद भारत ने बालाकोट में बड़ी कार्रवाई की है। उसके बाद पाकिस्तान का ऑपरेशन हुआ है, जिसको लेकर भारत ने कहा कि हमने हमले का तेजी से करारा जवाब दिया। बिसारिया लिखते हैं कि इसी दौरान पाकिस्तान में एक भारतीय पायलट अभिनंदन को पकड़ लिया गया। किताब में पायलट को वापस लाने के बाद हुई जबरदस्त कूटनीति का विवरण पूरी तरह से दिया गया है। एंगर मैनेजमेंट किताब में जिक्र किया गया है कि बालाकोट हमले के बाद पाकिस्तान ने कई देशों से मदद मांगी। उसने कहा कि भारत ने उसकी तरफ 9 मिसाइलें तान दी हैं जो कभी भी लॉन्च हो सकती हैं। इसके बाद उन देशों ने भारत में अपने विशेष दूत भेजने की पेशकश की थी। चीन ने भी कहा था कि वह तनाव कम करने के लिए भारत और पाकिस्तान में अपने डिप्टी मिनिस्टर भेज सकता है, लेकिन भारत ने चीन के और दूसरे देशों के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने कहा, वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को वापस लाने के लिए भारत वायुसेना का एक विमान पाकिस्तान जाने को तैयार था, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान उस समय भारत से बहुत ज़्यादा डर गया था। वे संघर्ष को बढ़ाना नहीं चाहते थे। दोनों देशों के बीच संघर्ष की स्थिति कम करने के लिए पाकिस्तान ने अभिनंदन को भारत लौटाने का फैसला किया था। अगली खबर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उसके परिवार से जुड़ी हुई है। दरअसल लालू प्रसाद यादव के परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। बताया जा रहा है कि चार्जशीट में बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, मीसा भारती, हिमा यादव, हृदयानंद चौधरी और अमित कात्याल के नाम शामिल हैं। इसके अलावा 2 फर्मों को भी इसमें शामिल किया गया है। हम सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव होने में बहुत कम समय है,
इससे पहले ही लालू प्रसाद यादव का परिवार मुश्किलों में घिर गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को आज ही चार्जशीट और दस्तावेजों की ई कॉपी भी दाखिल करने का निर्देश दे दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। इस मामले में ईडी के अलावा सीबीआई ने लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत 16 आरोपियों के खिलाफ साजिश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी ने अभी तक 600 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिलने का दावा किया है। ईडी के अनुसार अपराध से बनाई गई संपत्ति में 350 करोड़ की अचल संपत्ति है, जबकि 250 करोड़ रुपए बेनामी लोगों के माध्यम से लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों के पास आए थे। बात अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़ी हुई है। दरअसल जब 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा, तब एक ऐसे भी बाबा हैं जो अन्न ग्रहण करेंगे। इनको फलाहारी बाबा के नाम से जाना जाता है और बताया जा रहा है कि बीते 34 वर्षों से इन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया है, क्योंकि ये भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लेकर बैठे थे। इनको अब 22 जनवरी का इंतजार है, जब रामलला अपने घर में विराजेंगे। इसी दिन वो झूलमऊ गांव में जन सहयोग से बने राम मंदिर में भी प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। इन्होंने अपने गांव में भी एक मंदिर की स्थापना की है। लक्ष्मी स्वरूप इनका नाम मूल रूप से है और इनको फलाहारी बाबा के नाम से जाना जाता है। राम मंदिर आंदोलन के दौरान 12 अक्टूबर 1979 को वो जेल गए थे। रायबरेली में 17 अक्टूबर को उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा वो कभी अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। फलाहारी बाबा ने उसी दिन से चारपाई पर सोना, रजाई ओढ़ना और अन्न का त्याग कर दिया था। खड़ाऊ पहनना, ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दिया था। तब से वो लगातार 34 साल के बाद भी अपने सभी संकल्पों को पूरा करते आ रहे हैं। आज भी ब्रह्मचारी और फलाहारी होकर जीवन यापन कर रहे हैं। अगली खबर पर जो मैं चर्चा करूंगा ये भी राम मंदिर रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह से ही जुड़ी हुई है। दरअसल जैसे जैसे रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह का समय निकट आ रहा है, वैसे वैसे बाजार में अलग अलग चीजों की डिमांड बढ़ गई। अब राम मंदिर के मॉडल वाली अंगूठी जो सोने की है, इसके अलावा नेकलेस समेत दूसरे कई जेवर गहने बाजार में आ गए हैं और लोगों में जबरदस्त इसकी डिमांड भी है। इसके साथ ही मंदिर के मॉडल के सोने के सिक्के भी बाजार में आ चुके हैं। राम मंदिर का क्रेज देखकर जो स्वर्ण बाजार है वो बहुत तेजी से फल फूल रहा है। चांदी के सिक्के तो पहले ही बाजार में थे, अब सोने के सिक्के लोग खरीद रहे हैं। इसमें एक तरफ प्रभु श्री राम की फोटो है, दूसरी तरफ मंदिर का मॉडल है। सोने के सिक्के बनाने वाली कई कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट बाजार में उतार दिए हैं। सोने की अंगूठियों पर भी राम मंदिर के मॉडल लगे हुए हैं। लोगों ने अपनी अंगुली के नाप के हिसाब से ऑर्डर देने शुरू कर दिए हैं। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्थित फेडरेशन के अध्यक्ष बताते हैं कि इस तरह के जवाहरातों की, आभूषणों की डिमांड एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगली खबर राजनीति से है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में अहम बैठक हुई। बैठक में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और गोवा की सीटों के बंटवारे पर चर्चा हुई। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के सामने हरियाणा में लोकसभा चुनाव लड़ने का दावा मजबूत कर दिया। इस बैठक में आम आदमी पार्टी की ओर से संदीप पाठक, आतिशी, सौरभ भारद्वाज थे। कांग्रेस की ओर से अशोक गहलोत, मुकुल वासनिक, अरविंद सिंह लवली, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश थे। आपने हरियाणा की 3 सीटों पर दावेदारी पेश की है। ये तीनों सीटें पंजाब से लगते हुए इलाके की हैं। पार्टी ने प्रस्ताव कांग्रेस को सौंप दिया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हाईकमान से चर्चा करने के बाद इन पर फैसला लिया जाए। आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र, अंबाला और सिरसा सीट पर लड़ना चाहती है। तो ये आज के वो प्रमुख हालात, प्रमुख घटनाएं, प्रमुख बातें जिन पर चर्चा आवश्यक थी। मुझे लगता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। ऐसी जानकारी आप आगे भी पाना चाहते हैं तो लगातार
देखिए युग करवट यूट्यूब चैनल। इस पर अलग अलग व्यक्तियों से वार्ता भी हम लोग दिखाते हैं और विस्तृत रूप से आप जानकारी अगर चाहते हैं, नई जानकारी और अधिक चाहते हैं और पढ़ने का शौक है तो युग करवट समाचार पत्र ज़रूर पढ़िएगा। आज की इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा और युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।